अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। आज हम अल्फा बीटा पार्टिकल्स के बारे में और गैमा रेडिएशंस के बारे में और किस तरह ये डिसइंटीग्रेट होता है, एटम अल्फा बीटा डीके किस तरह करता है, तो इसके बारे में डिस्कशन होगी आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जी, हमें पता है कि अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस जो है वो रेडियो एक्टिविटी में आती है। और कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब देखा जाए तो उसके अंदर से तीन तरह की इमिशन होती हैं मोस्टली। अल्फा, एक तो अल्फा कहलाती है, एक बीटा कहलाती है और एक गैमा कहलाती है। और अगर इसको जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा जाए तो लेड बॉक्स में अगर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया जाए तो और उसको उन रेडिएशंस को इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाए तो ये डिफ्लेक्शन नज़र आती है हमें कि जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होते हुए नजर आते हैं फोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर, और अल्फा पार्टिकल्स जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आते हैं। जबकि गैमा पार्टिकल्स जो है वो गैमा रेज जो होती हैं वो अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट चली जाती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पे यहाँ फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। तो हमने ये कंक्लूड किया था कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गए तभी वो नेगेटिव की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इसी तरह बीटा पार्टिकल्स जो है वो नेगेटिव चार्ज होंगे वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और गैमा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा इसी वजह से वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे, ना ही कोई तरफ किसी तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, यही हमने डिस्कस करना है आज के लेक्चर में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के बारे में। पहले तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, 2He4 भी कहते हैं इसको, और हीलियम एटम के बराबर भी कह सकते हैं हम इसको। वो एटम जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हों उन एटम्स के बराबर हो सकता है हीलियम न्यूक्लियस के। ठीक है, 2He4 भी सिंबल है, इसके अलावा ग्रीक सिंबल अल्फा, ये इस तरह का भी सिंबल बनता है। ठीक है, कंपोजिशन देखी जाए तो जैसे इस सिंबल में बताया जा रहा है 2He4 में कि इसके पास दो प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, 2He4 का मतलब है कि ये एटॉमिक नंबर है, इसका प्रोटॉन्स का नंबर है, तो दो प्रोटॉन होंगे। और इसी तरह ये जो मास नंबर है ये 4 है। मास नंबर में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मौजूद होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों। तो हम कह सकते हैं कि 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में हमारे कितने होंगे, दो ही होंगे प्रोटॉन्स के साथ। ठीक है, दो न्यूट्रॉन्स दो प्रोटॉन्स। बात की जाए इसकी चार्ज की, तो जैसे मैंने बताया कि इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव 2 चार्ज आएगा। ठीक है, और डबल पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं इसको कभी कभार। ठीक है, डबल पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं और अगर ये किसी गैस में से पास होता है अल्फा पार्टिकल तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ये किसी गैस को आयनाइज कर सके। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि हाई आयनाइजेशन पावर होती है इनकी, आयोनाइज ज्यादा कर सकते हैं किसी गैस में से। अगर ये निकलेंगे किसी गैस में से, अगर ये पास होंगे तो ज्यादा गैस को क्या करेंगे, आयनाइज करेंगे। ठीक है, इसी तरह जब ये हैवी पार्टिकल्स है तो इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या होगी, स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो हम ये कहते हैं कि इनकी पेनिट्रेशन पावर और इनकी स्पीड जो है वो जो है कंपैरेटिवली लो होती है। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, डबल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डिफ्लेक्शन नजर आती है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अगर इनके अराउंड लगा दी जाए तो ये डिफ्लेक्शन जो करते हैं, स्ट्रेट नहीं जा सकते, अपने पाथ को डिफ्लेक्ट करते हैं, अपने पाथ से डेविएट होते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स की बात करते हैं। बीटा का जो सिंबल है वो है बी, और सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 1e भी लिख सकते हैं आप इसको। सिंगल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है बीटा पार्टिकल। ठीक है, और सिंगल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक चार्ज इसके ऊपर सिर्फ -1, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर तो ज्यादा ही होगी अल्फा से, क्योंकि ये उससे लाइटर है, बीटा जो है अल्फा से लाइटर है। और जो इसकी आयनाइजिंग पावर होगी वो क्या होगी, वो उससे कम होगी। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर अल्फा से ज्यादा और आयोनाइजिंग पावर अल्फा से कम, क्योंकि सिंगल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन या सिंगल नेगेटिव चार्ज किसी एटम में से गुजरता है या किसी गैस में से पास होगा तो वो लेस प्रोबेबिलिटी रखेगा कि वो उस गैस को आयनाइज कर सके। प्रोबेबिलिटी कम होगी, चांसेस कम होंगे कि वो किसी गैस को आयनाइज कर सके। ठीक है, और सेम क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स है और जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, डिफ्लेक्ट होते हैं। तो जब फोटोग्राफिक प्लेट पे हम जब इनका वो देखते हैं, आउटपुट देखते हैं, तो इनके हमें डिफ्लेक्शन मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी। ये अपना पाथ चेंज करते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं अपने पाथ से। ठीक है,
नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास गैमा रेस। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और फोटोन भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, एनर्जी पार्टिकल्स है। फोटोन बेसिकली मासलेस पार्टिकल है, एनर्जी के तौर पे भी बिहेव करता है वेव के तौर पे, और इसी तरह पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, मासलेस पार्टिकल है। ठीक है, फोटोन। तो गैमा रेज जो है वो रेडिएशंस है, फोटॉन्स भी कह सकते हैं इनको, एनर्जी फोटॉन्स है, और पैकेट्स है, एनर्जी पैकेट्स जिसे कहते हैं। इसी वजह से इसका जो चार्ज है वो कितना है, जीरो चार्ज है, कोई चार्ज उसके ऊपर मौजूद नहीं है। पेनिट्रेशन पावर की बात करें, क्योंकि ये एनर्जी 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 जो है वो पेनिट्रेशन पावर हाई रखती है, तो गैमा रेज की जो वो पेनिट्रेशन पावर होगी हमारे पास वो क्या होगी, वो सबसे ज्यादा होगी, अल्फा बीटा से भी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी। ठीक है, ये सिर्फ एक लेड बॉक्स के जरिए इसको रोका जा सकता है, बाकी पेपर में से भी वो क्लियर हो जाएगी, पास हो जाएगी। ठीक है, तो पेनिट्रेशन पावर इनकी हाई है अल्फा और बीटा के मुकाबले में। बट क्योंकि ये चार्जलेस पार्टिकल है, तो ऐसा ऐसे पार्टिकल है या ऐसी रेज है जिनके अंदर चार्ज नहीं है, ये चार्ज होता है तो आयनाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो हम ये नहीं लिखते कि आयनाइजेशन पावर बिल्कुल जीरो है इनकी, ये आयनाइज कर सकते हैं किसी आइटम को। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है इसकी, बहुत कम चांसेस है कि वो आयनाइज करे। और आयनाइज किस तरह कर सकता है, एक गैमा रे ये हमेशा ही ऐसा ही करता है कि जब भी गैमा रे किसी आइटम में से पास होती है तो उस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करने के बाद उसको वहां से किक ऑफ करवा देती है, तब जाके आयनाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि आयनाइजेशन पावर जो है वो बहुत लेस है, बहुत ना होने के बराबर है। ठीक है, तो आयनाइजेशन पावर बहुत लेस, सबसे कम आयनाइजेशन पावर गैमा की है, और सबसे हाई पेनिट्रेशन पावर भी गैमा ही की है। ठीक है, क्योंकि ये चार्जलेस पार्टिकल है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, और ये कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं करता। ओके, डिसइंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं। डिसइंटीग्रेशन क्या होती है, द प्रोसेस इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जिसको हम पेरेंट एटम भी कहते हैं, कन्वर्ट होता है या डिके होता है किसी अदर न्यूक्लियाई के अंदर, जिसको हम कहते हैं डॉटर एटम। जब एक पेरेंट एटम कन्वर्ट हो रहा होता है डॉटर एटम को, अपने अंदर से अल्फा बीटा और गैमा की इमिशन कर रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या रेडियो एक्टिव डिके। दोबारा बता देता हूँ, पेरेंट एटम का डॉटर एटम के अंदर कन्वर्ट होना बाय द इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो सकती है हमारे पास, अल्फा डीके हो सकता है, बीटा डीके हो सकता है, और गैमा डीके हो सकता है। ठीक है, वन बाय वन देख लेते हैं तीनों को। अल्फा डीके, when a parent atom decays into a daughter atom by emission of alpha particle। अल्फा डीके का मतलब क्या है, कोई पेरेंट एटम, कोई भी इनिशियली कोई एटम मौजूद है जो अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, इमिशन करता है, और उसकी वजह से उसके चार्ज में कमी आती है 2 की, और जो मास नंबर होता है ए वो कम होता है 4। ठीक है, अगर मैं सोचता हूँ, अगर मैं सपोज करता हूँ कि Z एटॉमिक नंबर है, चार्ज नंबर, और X वो एटम है जो पेरेंट एटम कहला रहा है, जो डिके हो रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं A जो है वो क्या चीज है, A इनका एटॉमिक मास। अगर ये एटम अल्फा डीके करता है, अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल 2He4 इमिट करता है, तो इसके डॉटर एटम में कन्वर्ट होने के बाद क्या कमी आएगी, क्या चीज, क्या कन्वर्ट होगा, तो हम कहते हैं जो एटम बना वो है मेरे पास Y। इस Y के लिए देखते हैं चार्ज नंबर Z कितना कम हुआ है 2, और इसी तरह जो मास नंबर A है वो कितना कम हुआ है 4। तो यहाँ से जो 2 कम हुआ है वो कहाँ चला गया, 2 यहाँ पर आ गया। इसी तरह जो मास नंबर कम हुआ है 4 वो कहाँ चला गया, He4 में यहाँ आ गया। तो हम ये कहते हैं ये 2He4 जो है वो क्या है हमारे पास, ये एक अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, इसी एक एग्जांपल दी हुई है कि रेडियम जब कन्वर्ट होता है रेडॉन के अंदर बाय द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेडियम का चार्ज है चार्ज नंबर 88, रेडियम का जो मास नंबर बताया जाता है वो है 226। जब वो रेडॉन में कन्वर्ट होता है या अल्फा डिके करता है अपने अंदर से, तो अल्फा डिके की वजह से इसका जो चार्ज नंबर है 88 वो कितना हो जाता है 86।
इसी तरह ये जो मास नंबर था 226 वो कितना कन्वर्ट हो गया, 222 में कन्वर्ट हो गया, और अब ये रेडियम नहीं रहा, अब ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है, रेडॉन के अंदर। इस इक्वेशन के अंदर ये मेरे पास पेरेंट एटम है, ये मेरे पास डॉटर एटम है, और इसके साथ ये जो पार्टिकल नजर आ रहा है 2He4, ये मेरे पास है अल्फा पार्टिकल, इसको कहते हैं अल्फा डीके। नेक्स्ट देखते हैं बीटा डीके। बीटा डीके हमारे पास दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है। पहला देखते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन, जब बीटा के अंदर इलेक्ट्रॉन इमिशन हो, ठीक है। बीटा डीके हमारे पास दो तरीके से हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का इमिशन जिसको -e कहते हैं, और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है जो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज का जो सिंबल है वो क्या है, +e, ये सिंबल है इसका। एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो रहा है तो सिर्फ चार्ज नंबर कम होना चाहिए, मास नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमने यही लिखा है कि व्हेन इट्स चार्ज नंबर z डिक्रीजेस बाय 1, चेंजेस बाय 1 कह सकते हैं, और मास नंबर a रिमेन्स द सेम, मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि चार्ज नंबर में फर्क आएगा 1 का, ठीक है। अब वो कैसे आएगा अभी देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन इमिशन, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन इमिशन हो, सपोज कर रहा हूं कि मेरे पास एक एटम है x, उसका एटॉमिक नंबर z है, उसका एटॉमिक मास a है। जब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन इमिशन करता है तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, -1 इसके ऊपर चार्ज है, मास इसका कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि मास नंबर हम किस मास नंबर में क्या ऐड करते हैं, मास नंबर में हम कहते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, तो इसमें ना प्रोटॉन है ना न्यूट्रॉन है, इसमें इसका मास नंबर क्या है, 0, चार्ज नंबर -1 है, तो हमने -1 लिख दिया इसके साथ। जब ये Z एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा अपने अंदर से, जब चार्ज नंबर जो है वो एक -1 नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जब इमिशन होता है तो Z में एक ऐड हो रहा है, तो Z+1 हो रहा है, चार्ज नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। मास नंबर आपको नजर आ रहा होगा A, और A जो पेरेंट एटम है X, वो कन्वर्ट हो रहा है Y के अंदर, यानी कि डॉटर एटम के अंदर, बाय द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट देखने वाली बात यह कि X का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, X का एटॉमिक मास और Y का एटॉमिक मास सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। बहरहाल चार्ज नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है। अब ये चार्ज नंबर में इंक्रीमेंट कैसे हो सकता है, चार्ज नंबर में इंक्रीमेंट तब हो सकता है जब एक न्यूट्रॉन ब्रेक हो एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन। जब न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है तो ब्रेक होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक कम हुआ और एक नंबर ऑफ प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। जो इलेक्ट्रॉन बढ़ा वो एज बीटा पार्टिकल यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन उस न्यूट्रॉन के टूटने की वजह से बना, न्यूट्रॉन एज अ पार्टिकल क्या है, न्यूट्रॉन एज न्यूट्रल पार्टिकल है। जब वो ब्रेक होता है तो उसके अंदर से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो हमने ये देखा जब न्यूट्रॉन ब्रेक हुआ, न्यूट्रॉन के ब्रेक होने पे एक प्रोटॉन इंक्रीज हो गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया, वो बाहर चला गया एज बीटा नेगेटिव पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन इमिशन, और जो प्रोटॉन था वो न्यूक्लियस के अंदर ही रह गया, ठीक है। बट सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जो ए है मास नंबर, वो कैसे बराबर, वो बराबर इस तरह है कि एटॉमिक मास में हम देखते हैं न्यूक्लियॉन्स की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन हमारे पास एटॉमिक मास का एक हिस्सा है। जब एक न्यूट्रॉन ब्रेक हो रहा है, कम हो रहा है, तो एक प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है। जो प्रोटॉन बढ़ रहा है वो चार्ज नंबर को, मास नंबर को क्या करेगा, रिमेन सेम करेगा। तो जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन की जगह वर्क करेगा। चार्ज नंबर में इंक्रीमेंट इस वजह से नजर आ रहा है कि प्रोटॉन अब एक बढ़ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन में एक इंक्रीमेंट आ गया, ठीक है। ये जो +1 लिखा है इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन ब्रेक हुआ है और वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है और इलेक्ट्रॉन के पेयर में कन्वर्ट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला गया है -1 के साथ। इसी तरह हम कहते हैं कि जो प्रोटॉन था वो उसमें क्या कर दिया, चार्ज नंबर में इंक्रीमेंट कर दिया। इसकी एग्जांपल है कि जब हमारे पास कार्बन नेगेटिव बीटा पार्टिकल जब ये जो है इमिट करता है नेगेटिव बीटा पार्टिकल, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट होता है। कार्बन का आइसोटोप है C614, 6 जो है एटॉमिक नंबर है इसका और 14 मास नंबर है। जब ये कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन के अंदर तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का इमिशन नजर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन है -1 e⁻�0,
ये इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ और इसके साथ आपको नजर आ रहा होगा कि मास नंबर सेम है 14 जो चार्ज नंबर है वो इंक्रीज हो गया है 6 से बन गया हमारे पास 7। वो कैसे होता है, वो ये इसी तरह ही होता है कि प्रोटॉन जो है वो एक बढ़ गया और इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है न्यूट्रॉन के टूटने की वजह से। ठीक है, न्यूट्रॉन टूटा है, न्यूट्रॉन कम हो गया, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आपको बाहर नजर आ रहा है और इसी तरह जो प्रोटॉन जो है वो उसने चार्ज नंबर को इंक्रीज करा दिया। सेकंड देखते हैं, सेकंड है बीटा पॉजिटिव इमिशन, जिसको पॉजिट्रॉन इमिशन भी कहते हैं आप। जब पॉजिट्रॉन इमिशन होता है, फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि एक्स मेरे पास वो एटम है जो अपने अंदर से पॉजिट्रॉन इमिशन कर रहा है, बीटा नेगेटिव की जगह बीटा पॉजिटिव डिके कर रहा है इसमें मतलब। तो एक्स के लिए जेड इसका एटॉमिक नंबर, ए इसका एटॉमिक मास। जब ये पेरेंट एटम एक्स कन्वर्ट होगा वाई के अंदर, डॉटर एटम के अंदर, तो इसका चार्ज नंबर क्या होगा, एक डिक्रीज होगा और मास नंबर अगेन क्या रहेगा, सेम। ए जो है हमारे पास सेम ही रहेगा, पेरेंट एटम और डॉटर एटम के लिए मास नंबर में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ चार्ज नंबर में एक की कमी हो जाएगी। अब ये जो कमी होगी इसके साथ आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर एक प्लस ई की पावर नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है हमारे पास एक पॉजिट्रॉन जो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन समझा जाता है, जिसका चार्ज मास तकरीबन इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है। तो ये एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इनको कहते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये चार्ज नंबर कैसे कम हो रहा है। चार्ज नंबर इस तरह कम हो रहा है कि भाई जब प्रोटॉन ब्रेक होता है किसी न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन के अंदर, अच्छा देखा जाए तो प्रोटॉन जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जब वो कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन के अंदर, ठीक है, जब अपना चार्ज अपना खोएगा तो वो चार्ज कहाँ जाएगा, वो चार्ज एज आपको यहाँ नजर आएगा बीटा पॉजिटिव पार्टिकल के अंदर, ठीक है। तो जो तो प्रोटॉन का चार्ज था वो यहाँ नजर आएगा और बाकी जो रह जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, न्यूट्रॉन के अंदर। और इसके साथ आपको एक चीज नजर आ रही है जो नजर आ रही है यहाँ पर, बीटा पॉजिटिव चार्ज या पॉजिट्रॉन इमिशन, ठीक है। इसकी एग्जांपल है फास्फोरस की, कि जब फास्फोरस भी पेरेंट एटम डिके करता है पॉजिट्रॉन इमिशन का, जब हम कहते हैं कि फास्फोरस ने बीटा पॉजिटिव पार्टिकल इमिट किया अपने अंदर से, तो वो कन्वर्ट होता है सिलिकॉन में। और देखा जाए तो इसकी इक्वेशन बनती है T1530, 15 इसका चार्ज नंबर है और इसी तरह 30 जो है उसका मास नंबर है फास्फोरस का। जब वो कन्वर्ट होता है या डिके करता है अपने पॉजिट्रॉन डिके, तो यहाँ पर +1 E नजर आ रहा है आपको, इसका जो चार्ज है +1 है, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है बट साइन ऑपोजिट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है, सिंपल एक ये चीज है। अच्छा, तो हमारे पास ये पॉजिट्रॉन का डिके नजर आ रहा है, इसके साथ हम कहते हैं कि जब ये कन्वर्ट हो रहा है, ये डिके कर रहा है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सिलिकॉन के अंदर कन्वर्ट हो गया। मास नंबर आपको नजर आ रहा होगा सेम है 30, फास्फोरस का भी 30 है, सिलिकॉन का भी 30 है, बट जो चार्ज नंबर है वो क्या हो रहा है, एक नंबर डिक्रीज हो रहा है, 15 की जगह आप क्या हो गया 14, ठीक है। इसके बाद देखते हैं गैमा डीके। गैमा डीके क्या चीज है, गैमा डीके जो है हमने देखा कि गैमा सिंपल रेडिएशंस है, कि कोई अगर अनस्टेबल एटम है, जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल एक्स, एक्स एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और एटॉमिक मास या मास नंबर जो है वो ए है, इसके ऊपर एक स्टेरिक लगाइए अनस्टेबल कंडीशन में। गैमा डीके जब होता है तो ऐसा नहीं होता कि कोई एटम जो है अपने अंदर से पार्टिकल इमिट करे, वो पार्टिकल नहीं इमिट करता, वो सिर्फ एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि यहाँ पर देखें कि अगर एक्स मेरे पास एटम है, पेरेंट एटम, जिसका एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर ए, तो अब मैं जब इसको कन्वर्ट करूंगा किसी डॉटर एटम के अंदर, ठीक है, वो एक्स भी हो सकता है या कोई और वैल्यू हो सकती है, वाई भी हो सकता है। तो अगर मैं देखता हूँ कि ये अपने अंदर से कन्वर्जन कर रहा है, किसी पेरेंट एटम से कन्वर्ट हो रहा है किसी डॉटर एटम के अंदर, तो यहाँ एक स्टेरिक जो अनस्टेबिलिटी की निशानी थी वो यहाँ हट गया, यानी कि अब उसने क्या कर दिया, अपने अंदर से इमिशन किए और गैमा के ऊपर चार्ज क्या होता है, बिल्कुल जीरो। तो जीरो, गैमा जीरो, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं है, कोई मास नहीं है इसके ऊपर, ना चार्ज होगा, कोई चार्ज नंबर कम नहीं होगा, इसी तरह ना कोई मास होगा। इसमें जो पेरेंट एटम है, नीदर इट्स चार्ज नंबर z डिक्रीजेस और मास नंबर a चेंजेस, ठीक है। ना ही चार्ज नंबर डिक्रीज होगा, ना ही मास नंबर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि गैमा जो है वो
क्या है, एक रेडिएशन है, पार्टिकल नहीं। अगर कोई पेरेंट एटम कन्वर्ट हो रहा है किसी डॉटर एटम में बाय द इमिशन ऑफ गैमा रेडिएशन, तो उसमें कोई फर्क नहीं नजर आएगा आपको, चार्ज में या मास में कोई फर्क नजर नहीं आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल है बिस्मुथ की 210 83 इसका चार्ज नंबर है, और 210 जो है उसका मास नंबर। उसके ऊपर एक स्टेरिक लगा हुआ है, स्टेरिक का मतलब वही है कि अनस्टेबल है ये भी कंडीशन में, एक्साइटेड स्टेट में। जब ये अपने अंदर से इमिशन करता है गैमा की, तो जीरो गैमा जीरो आपको नजर आ रहा है कि गैमा डिके हो रहा है, गैमा रेडिएशन इसके अंदर से निकल रही है, और इसके साथ इसका मास नंबर और चार्ज नंबर सेम है। 210 यहाँ पे भी था, यहाँ पर भी यही है। इसी तरह 83 पहले भी था, चार्ज नंबर अभी भी 83 ही है, तो इसके अंदर कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा आपको। तो ये हमारे पास तीन तीन डिसइंटीग्रेशन कि किस तरह अल्फा डीके होता है, बीटा डीके होता है और गैमा डीके होता है, उसके साथ हमने पढ़ा आज के अल्फा बीटा और गैमा की प्रॉपर्टीज क्या होती है।